नमस्कार, मैं हूं नीरज पांडे और एबीपी न्यूज की आज इस खास पेशकश में हमारे साथ बात करने के लिए देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी। सर, आपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में, अपने चुनावी शेड्यूल में आपने एबीपी न्यूज के सम्मेलन में निकाला, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, 3 चरण के मतदान हो गए हैं, चौथा चरण का मतदान हो रहा है। आपको अभी तक क्या एहसास है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ, किस पायदान में अपने आप को देखती है और क्या आपको लगता है कि जो आपने लक्ष्य रखा है उसे अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, 3 चरण में हम 190 सीटें पार कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चौथे चरण में हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं और हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे और मोदी जी फिर से एक बार, तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन विपक्ष भी सर यही बात कह रहा है कि जो 3 चरण के मतदान हुए और खासकर जो वोट परसेंटेज कम हुआ उसमें जो है उनको ये है कि विपक्ष को इसका फायदा मिल रहा है। देखिए, पहले चरण में तो मैं भी थोड़ा सोचता था कि क्यों ऐसा हुआ, मगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ से फीडबैक लेने के लिए, और मैं स्वयं मेरे चुनाव में फीडबैक लिया, मेरा सीट का मतदान हो चुका है। मैं आपको बताता हूं, कम वोटिंग का फायदा इस बार हमें होने जा रहा है। कैसे सर? क्योंकि हमेशा ये कहा हमारा वोटर बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहा है और विपक्ष के वोटर के मन में ये धारणा बन चुकी है कि मोदी जी जीत रहे हैं, ना उनमें उत्साह है, ना वो घर से निकल रहे हैं। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता है, विकास के काम हैं, या कमजोर विपक्ष है उसकी वजह से फायदा मिल रहा है? देखिए, केवल और केवल पहली बार ऐसा है कि किसी सरकार की 10 साल के कामकाज के बाद एंटी इनकम्बेंसी फेस करने की जगह इसके कामकाज के आधार पर मजबूती के साथ, बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनने जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि कुछ जो चेहरे हैं, खासकर जिनको आपने टिकट दिया है, लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उन पर ज्यादा? देखिए, इसका भी एक हिस्सा होता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, परंतु ज्यादातर लोगों को मालूम है और वोटिंग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रही है। तो सबको मालूम है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जरिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के संसद के प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजना है। तो देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रही है और इसके कारण जो छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी होगी भी, मैं नहीं मानता वो मैटर करेगी, और हमने बहुत सारी जगह पर एंटी इनकम्बेंसी को एड्रेस भी किया है। लेकिन विपक्ष का कहना है सर कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार की इतनी है कि सरकार के बड़े नेता, खासकर आप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने लग गए हैं क्योंकि उस एंटी इनकम्बेंसी को हिंदू मुस्लिम के एजेंडे से रिजॉल्व किया जाए। देखिए पाठक जी, हमने क्या हिंदू मुस्लिम की बात की, आप एक बता सकते हैं मुझे? नहीं, विपक्ष कह रहा सर, मैं नहीं, मगर हमने कोई बात ही नहीं करी है। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, तो वो उनका चुनाव एजेंडा है। तो बात हमने करी या उन्होंने करी, वो उनका चुनाव एजेंडा है। आज कह रहे हैं पाकिस्तान ले आए, उनके नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो क्योंकि उनके पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, मणिशंकर है यार। फारूक अब्दुल्ला कहते पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है। मुझे ये बात बताइए, 130 करोड़ की आबादी का इतना मजबूत देश अपने भूभाग का हिस्सा एटम बम के डर से जाने देगा? क्या बात कर रहे हैं लोग? और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को सम्मान देने की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान को कमजोर मत मानो ऐसे देश को धमका रहे हो, तो हमें जवाब देना पड़ेगा और हमने जवाब दिया, वो उचित ही किया है। अमित भाई, आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, मुस्लिमों की सहानुभूति लेने के लिए इस तरह के बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से या विपक्ष की तरफ से हो रही है? ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका है, वो अपनी वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन बार बार मंचों से आप पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि हमारी 10 साल से सरकार है, हमने कभी संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, हमारे पास बहुत सारे मौके रहे। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष लगातार हर मंच से, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या खड़गे हो या दूसरे नेता हो इंडिया गठबंधन के, वो सारे के सारे लोग इस बात के लिए बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, अगर इनकी तीसरी बार सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे,
क्या ये एक डर पैदा करने की का प्रयास है? डर वर तो कुछ किसी में पैदा नहीं होता है। राहुल गांधी जब से राजनीति में प्रमुख भूमिका में आए उन्होंने एक थ्योरी बनाई है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। शायद उनको ऐसा है कि कई बार एक झूठ बोलने से सच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पूरे देश की जनता जानती है कि आरक्षण के साथ छेड़खानी किसने की है, आरक्षण पर डाका किसने डाला है। आरक्षण पर डाका डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में आपने 4% मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, तो किसका कम हुआ? एससी, एसटी और ओबीसी का कम हुआ है। आपने हैदराबाद में दे दिया, किसका कम हुआ? तो एससी, एसटी और ओबीसी का कम हुआ है। ये देश की जनता जानती है। और हम तो 10 साल से स्थिर सरकार चला रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे। हमने कभी भी इस प्रकार के अटेम्प्ट नहीं किए। हाँ, हमने बहुमत का उपयोग जरूर किया। धारा 370 हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए, यूसीसी लाने के लिए किया, राम मंदिर बनाने के लिए किया, जीएसटी लाने के लिए किया। ये हमने जरूर किया है। मगर आरक्षण हटाने की योजना और हटाने का अटेम्प्ट दोनों कांग्रेस पार्टी ने किया। यही बात तो कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो 370 हम फिर से रिस्टोर करेंगे। नहीं, मैं तो राहुल गांधी जी को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने देश की जनता को स्पष्टता से कहना चाहिए, क्या वो ट्रिपल तलाक वापिस चाहते हैं, हाँ या ना। उन्होंने कहना चाहिए कि क्या उनकी सरकार आई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाँ या ना। क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ या ना। क्या वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए, इसका कारण देश की जनता को बता सकते हैं। क्या वो धारा 370 हटाने की बात का समर्थन करते हैं, हाँ या ना। ये 5 सवाल एक बार राहुल जी ने लोकतंत्र की सेवा करने के लिए देश की जनता को स्पष्ट रूप से दे देनी चाहिए। लेकिन वो तो कह और रहे हैं, मैं तो आपकी चैनल पर से आह्वान करना चाहता हूं कि इस 5 सवालों को राहुल गांधी जवाब दे दें। यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से एक एक विषय पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। नहीं, मगर डिबेट करने की जरूरत नहीं है ना इसमें। तो उन्होंने हाँ या ना आपको ही बुला कर कह दे कल कि भाई वो धारा 370 हटी, उसका समर्थन करते या नहीं करते। नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, अपीसमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। और कांग्रेस 60 के दशक से शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति पर चली। अमित भाई, थोड़ा दिल्ली की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली है। विपक्ष इसे जश्न के रूप में ले रहा है और कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनको इंटरिम बेल मिलना उनके लिए फायदेमंद होगा, इंडी गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा और लोकसभा चुनाव में इसका वोटों में भी बहुत असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जहां जहां श्री केजरीवाल प्रचार करने जाएंगे, लोगों को शराब घोटाला याद आएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के केस को आप समझ लीजिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली क्या लगाई थी कि मेरी अरेस्ट ही गलत हुई है, मेरी अरेस्ट को खारिज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि अरेस्ट गलत हुई। फिर कहा अच्छा भाई चलो हमें बेल दे दो, वो भी नहीं दिया। फिर कहा हमें इंटरिम बेल दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख तक का इंटरिम बेल दिया है। इसका मतलब है 2 तारीख को उनको वापिस तिहाड़ में जाना है। अब इसमें जश्न मनाने वाली बात क्या है? लेकिन आज वो 10 गारंटी लेकर आए हैं आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने। कितनी सीटें लड़ रहे हैं वो? 22 सीटें लड़ रहे हैं। जो पार्टी 22 सीटें लड़ती हो वो देश की सरकार बना सकती है क्या? बड़े विश्वास से कहते हैं हम पूरे देश में सबका बिजली का बिल माफ कर देंगे, पूरे देश में स्वास्थ्य फ्री कर देंगे। भाई देश कहां चलाना है? 22 सीटें हैं। मोदी की गारंटी के सबके सब जीत जाओ तो भी आपकी सरकार नहीं बनती है। कहां से तुम करने वाले हो भाई? लेकिन उनका कहना है कि मोदी की गारंटी तो 1 साल बाद प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, तो वो पूरी कैसे होगी? हम गारंटी पूरी करेंगे, हमारी जो गारंटी वही। अभी केजरीवाल जी ऐसे नेता है जो अपनी पार्टी ढंग से नहीं चला सकते और हमारी पार्टी का फैसले करने चले हैं।
कल ही मैंने स्पष्ट कर दिया था 29 तक की टर्म को मोदी जी पूरा करेंगे और 29 के बाद भी भाजपा के चुनाव अभियानों का नेतृत्व श्री मोदी जी करने वाले हैं और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो वायनाड छोड़कर जाने वाले नहीं। अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसे किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, हर एक व्यक्ति को 2 जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार इसलिए है कि चुनाव के नियमों में है, परंतु जब तक वायनाड का चुनाव हो तब तक वो रायबरेली से लड़ेंगे, एक घोषणा न करना, मैं मानता हूं वायनाड की जनता के साथ धोखा है। उनको पहले बता देना चाहिए था कि भाई मैं 2 जगह से चुनाव लड़ने वाला हूं, मगर उन्होंने नहीं बताया। और जब वहां आफ्टर पोल सर्वे थोड़े ठीक नहीं आए तो वो रायबरेली गए हैं। मगर मैं आज जाकर आया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वायनाड तो मैं गया नहीं, परंतु मैं रायबरेली का बताना चाहता हूं, राहुल गांधी वहां से चुनाव हार रहे हैं। वो तो उनकी परंपरागत सीट है, वो कहते हैं कि हमारी तो अमेठी भी परंपरागत थी, इनका हारने का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है। तो रायबरेली मतलब भाजपा जीत रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, आप बिहार भी गए थे। आज उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी जी बताएं कि बिहार की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। देखिए, ढेर सारे काम हमने बिहार की जनता के लिए किए। 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया है। गंगा पर इतने पुल जितने इस 10 साल में बने कभी नहीं बने। खाद के कारखाने जो कांग्रेस के जमाने में 65-70 में बंद हुए थे, सब हमने चालू किए हैं। बिहार के करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बनाया, गैस दिया, घर दिया, नल से जल दिया है, 5 लाख तक की दवाइयाँ दी है, मुफ्त में राशन दिया है, सबको टीका लगाया है। तेजस्वी जरा बता दे, भ्रष्टाचार करने के अलावे उनकी पार्टी ने बिहार को क्या दिया है? सिर्फ दंगा दिया, जातिवाद दिया, परिवारवाद दिया और भ्रष्टाचार दिया। लेकिन वो कास्ट इक्वेशन का हवाला देते हैं और कहते हैं कास्ट इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में है। एक कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कितनी बार हमारे सामने चुनाव हारे हैं, जरा वो अपना इक्वेशन स्पष्ट कर दें। कास्ट इक्वेशन जो हो वो हो, बिहार में कोई जंगल राज नहीं चाहता है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जो आपका गठबंधन है वो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से भी ज्यादा, शायद एक सीट बची थी वो भी जीत जाएंगे। मतलब 40 की 40 जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, संभावना है। तो सर ये जो 400 का लक्ष्य आपने 370 का लक्ष्य रखा है वो अचीव कर रही बीजेपी? निश्चित रूप से एनडीए 400 सीटों को पार करेगी और हम तीसरी बार मोदी जी मजबूत बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित शाह जी थे जो एबीपी न्यूज़ के कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि 400 का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अचीव करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।